तस्वीर के दो रुख हैं, गौर से देखिए जनाब। तस्वीर के दो रुख हैं, गौर से देखिए जनाब। एक तरफ उम्मीद का सवेरा है, दूसरी तरफ है गहरा हिसाब। एक तरफ उम्मीद का सवेरा है, दूसरी तरफ है गहरा हिसाब। गौर से देखिए जनाब। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया और मेरे साथ हैं आज के विशेष सत्र के मार्गदर्शक मिस्टर अष्टभुजा सिंह। नमस्कार साथियों, आज के विशेष सत्र में हम बात करेंगे उस शतरंज की जिसमें प्यादा नारी शक्ति को बनाया गया है, लेकिन नजर परसिमन के वजीर पर है। संसद की नई इमारत, 3 नए बिल और एक नया विवाद। सरकार जिसे इंसाफ कह रही है, विपक्ष उसे इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का नाम दे रहा। 15 साल पुराने डेटा पर 2029 का भविष्य लिखने की ये कैसी जल्दबाजी? क्या चल रहा है इस हड़बड़ी के पीछे? क्या है पूरी योजना सत्ताधारी पार्टी की या इसके पीछे कुछ घालमेल है? क्या दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट को सजा मिलने वाली है, या खासकर जिन राज्यों ने सांख्यिकी में, एजुकेशन में, जेंडर गैप में और तमाम एजेंडों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन सभी को सजा का हकदार घोषित किया जाएगा, या जो पिछलकू राज्य हैं उन्हें अवार्ड मिलेगा? आज अंतर्दृष्टि में बात रखेंगे उस सीक्रेट की जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक पूरे देश में खलबली मचा दी है, जिसने प्रत्येक सुधी दृष्टा की नजर में चीजों को गहराई के साथ, गंभीरता के साथ उकेर दिया है कि ये जो पूरा ताना वाना चल रहा है इसके पीछे क्या खिचड़ी पकड़ाई है। आज हम जानेंगे कि महिला आरक्षण वाकई एक ऐतिहासिक हक है या 2029 की सत्ता का नया नक्शा? क्या ये संविधान पर हमला है या सत्ताधारी पार्टी का बैठा बिठाया कोई खेल, जिसके पीछे छिपा है 850 सीटों का ताना बाना? क्या इसके पीछे 850 सीटों का गणित छिपा है, या आज हम जानेंगे कि क्या इसके पीछे छिपा है 850 सीटों का ऐसा गणितीय खेल जो भूगोल को हमेशा के लिए बदल सकता है, या फिर कोई है नई इबारत लिखने की तैयारी? जानेंगे आज हम अंतर्दृष्टि के इस विशेष अंक में, और बने रहिए हमारे साथ अंत तक और जानिए क्या है नारी बंधन विधेयक। अच्छा अष्टभुजा जी। जी मनुप्रिया जी, क्या ये संयोग मात्र है या एक सोची समझी रणनीतिक विषाद? जब कई राज्यों में चुनावी बिगुल बच चुका है और विपक्षी सांसदों को अपने क्षेत्रों में पसीना बहाना चाहिए, ठीक उसी वक्त दिल्ली में ये बिल पेश किया जाता है। क्या यह लोकतंत्र के लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रभावित करने का कोई रणनीतिक तरीका तो नहीं है, या इसके पीछे कोई और मंशा है सत्ताधारी पार्टी की? क्या विचार है आपका? स्वागत है। देखिए मनुप्रिया जी, सर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है, और न्याय और राजनीति में एक सेंटेंस कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। हालांकि आज जब विशेष सत्र का जो टाइमिंग है 16 अप्रैल 2026 से 18 अप्रैल तक का जो रखा गया है, और इसमें 3 बिल पेश किए जा रहे हैं, और नारी को सशक्त करने और बंधन करने की आड़ में उनको डिलिमिटेशन अर्थात परिसीमन आयोग के माध्यम से ऐसा कानूनी अमलीजामा बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि दबे हुए राज्य फिर सर ना उठा सकें।
और विशेष सत्र की जो टाइमिंग है, इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठने लाजमी है। और आप देख रही होंगी कि 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो गए हैं, 2 राज्यों में अभी बाकी है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। और सरकार इन बिलों को ऐसे समय पर पेश कर रही है जब अधिकांश विपक्षों और विद्वानों को उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ चुनावी राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया और प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और मतदाता पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक उसी समय राजधानी में महिला आरक्षण का बिगुल फूंका जा रहा है। हालांकि विद्वान इसको इलेक्टोरल इंजीनियरिंग कह रहे हैं और यह इंजीनियरिंग ही दिख रहा है, और इसके पीछे का जो गणितीय खेल है वह भी अपने आप में विस्मयकारी है। क्योंकि विपक्ष और विद्वानों का विचार है कि यह विशेष सत्र विपक्ष के सेनापतियों अर्थात सांसदों को उनको चुनावी राज्यों से खींचकर दिल्ली में कैद करने की एक रणनीतिक चाल है। क्योंकि इस समय जब एक सांसद को अपने चुनावी क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने जनता के बीच में होना चाहिए और प्रचार प्रसार की कमान संभालनी चाहिए, तो उस समय उन सांसदों को इस विशेष सत्र के जरिए बांधने, रोकने और खींचने का प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रकार यह जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अर्थात बराबरी का मैदान को प्रभावित करने की एक कोशिश ही है। हालांकि सरकार इसे नारी बंधन कह रही है और महिलाओं को सशक्त करने, उनका कल्याण करने और विकास करने का हथियार बता रही है और विपक्ष को रोड़ा डालने और विकास के मार्ग का बाधा बता रही है। हालांकि विपक्ष ने जो विरोध किया और साझा बयान जारी किया वह भी बेहद तार्किक है और लाजमी है। उनका कहना है कि जो बिल 2023 में ही लाया गया और उस समय लागू नहीं किया गया, यह कहते हुए कि डाटा 2011 का है, पुराना है, लागू 2029 में करना है, और अभी 2026 में इतने आनन फानन में और तत्काल लागू करने की ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई। इसीलिए तो इन पे प्रश्न उठ रहे हैं कि अब मतलब पहले आपने यही तर्क दिया कि पहले हम जनगणना कराएंगे और फिर पंच परिसीमन करेंगे, और अब बिना ही जनगणना के पंच परिसीमन करा रहे हैं। ये प्रश्न तो उठता ही है ना। बिल्कुल। और साथ ही जो 2011 की जनगणना और उसके आंकड़े हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, उसमें बहुत ही उल्लेखनीय बदलाव और वृद्धि हो चुकी है। बिल्कुल। और जब अगर उसके आधार पे अगर ये जनगणना करेंगे सब, तो आपको नहीं लगता है कि क्या महिलाओं के साथ पूरा न्याय हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जनसंख्या कहाँ कितनी चेंज हुई है, ये तो जब जनगणना ही नहीं हुई और फिर भारी संख्या में जब अभी वोट चोरी की बात आ रही है, लोगों के वोट काट दिए गए हैं, तो फिर ये किस तरह का बिल है और क्या है, क्यों इस तरह की नीति सरकार लेकर आ रही है? यही तो बौखलाहट मचाया हुआ है और खलबली दिख रही है। साथ ही विपक्ष यह भी कह रहा है कि अगर इसे जब लागू करना ही है तो साधारण रूप में आप इस बिल को लागू कर दीजिए। इस पे परिसीमन का और 2011 के पुराने डाटा की पेचीदी शर्तों से क्यों उलझा रहे हैं, जो उसे 2029 या 34 तक सपना बना देती है। और यह महज एक कानून नहीं बल्कि 2029 में पुनः सत्ता में आने का एक प्री प्लानिंग ब्लूप्रिंट है। और महिला मुद्दे को आरक्षण बना करके
उनका उद्धार करने, उनकी समृद्धि और विकास को बढ़ाने के नाम पर महिला आरक्षण को एक संवैधानिक मुखौटा बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि उसके पीछे से 850 सीटों का वह नक्शा खींचा जा सके, जिससे क्षेत्रीय दलों की ताकत हमेशा के लिए दब जाए और कमज़ोर हो जाए। ये तो वो बात हो गई सर कि वो किसी ने एक बड़ा अच्छी नज़्म पेश की है कि वो वक्त की नज़ाकत को बाखूबी समझते हैं जनाब, वो वक्त की नज़ाकत को बाखूबी समझते हैं जनाब, कश्ती तभी उतारते हैं जब तूफानों का शोर कम हो, कश्ती तभी उतारते हैं जब तूफानों का शोर कम हो, क्योंकि इरादा अगर हक देने का होता तो नियत में इतनी देरी ना होती। 2023 की बात और 2026 की आपाधापी या 2029 में क्या होगा, इस तरह का ब्यौरा ना होता। बिल्कुल। अच्छा मनु जी। जी सर। एक स्त्री और समाज और शिक्षा की संतुलित समझ रखने के नाते आपको क्या लगता है, क्या यह बंधन अर्थात जो महिला आरक्षण नियम है महिलाओं को सशक्त बनाएगा या केवल वोट बैंक की सांख्यिकी में ही बदल कर रह जाएगा? बिल्कुल अष्टभुजा जी, आपका सवाल सीधे दिल पर चोट करता है। और आपको बता दें कि हमें बंधन की थाली नहीं, नीत बनाने वाली कलम में बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। हमें तोहफा नहीं, अपनी सशक्त भागीदारी चाहिए। देखिए सर, एक शिक्षित नारी के तौर पे मैं बंधन शब्द का काफी सम्मान करती हूँ और एक स्त्री होने पे सदैव अभिमान भी करती हूँ, लेकिन इस तरह से जिस तरह से एक स्त्री विधेयक पर उस पे बिल को लेकर के आने पर जिस तरह से पूरे देश में उथल पुथल हो गई है, इस तरह से एक किसी भी स्त्री का बंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि स्त्री हमेशा जो है वो सारगर्भित रूप में चीजों को हमेशा देश में, चाहे घर में हो और चाहे देश में, वो सारी व्यवस्था को सही रखने के पक्ष में होना चाहिए। उसका अभिवादन या उसका जो भी स्वागत है मुझे लगता है, क्योंकि आपको बता दें कि लोकतंत्र पूजा से नहीं हिस्सेदारी से चलता है। मुझे डर है कि इस विधेयक के तौर पे सरकार कहीं महिलाओं को एक साइलेंट वोट बैंक में ना बदल दे, और जो कहते हैं कि जो 50% भागीदारी देश में महिलाओं की है, और अगर किसी भी नीति नियमन में भी और तमाम देश की व्यवस्था में भी उतनी ही भागीदारी हो जाए, और वो भी साइलेंटली नहीं होनी चाहिए, ब्रिलियंटली होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? तो ब्रिलियंसी के साथ चीजों का स्वागत होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए सर, इसमें एक चीज और भी है कि 2023 से जब हम इसका इंतजार कर रहे थे 2026 तक हम आ गए हैं, तो हम 2029 तक भी वेट कर सकते हैं कि पूरी जनगणना हो जाए और उसके बाद परिसीमन हो तो ज्यादा अच्छा होगा। और जब चुनाव आए हैं तो हमारे नाम का इस्तेमाल एक चुनावी कवच की तरह किया जा रहा है, जबकि जनगणना भी शुरू हो चुकी है। और ये, और अब सबसे मेन चीज जो मुझे और मतलब मुझे लगता है कि मेरी तरह जो भी वक्ता है या सुधारती हैं या अभ्यर्थी हैं या जो भी हैं, तो जो भी देश के शिक्षित और सुसभ्य नागरिक हैं, उनका सबका एक ही स्टैंड होगा कि व्यक्ति को, जब ये तो वो वाली बात हो गई कि जब युद्ध दरवाजे पे खड़ा हो तो आप हथियार खरीदने जाते हैं, वो वाली बात आ गई। तो अभी के 5 राज्यों में जब चुनाव लगे हुए हैं तो उस समय आप बिल लेकर के आ रहे हैं, और जिन लोगों को अपने क्षेत्र में खड़े होकर के अपनी चीजों को जनता को डिलीवर करने का समय है, जनता को बताने का समय है, और वो आकर के यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पे काफी प्रभाव पड़ेगा। और ये लोकतंत्र की भागीदारी के लिए काफी नुकसानदायक है, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वह सार्थक
भागीदारी की बात हो रही है सर, तो सार्थक भागीदारी यहाँ नहीं दिख रही है। तो इस तरह की चीजें अगर लाएंगे आप तो आक्षेप तो लगेंगे ही, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट होती, इनकी है या किसी और की भी होती इस टाइम पे। तो एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की आपाधापी इसको उचित नहीं माना जा सकता, ये मेरा कहना है। और अगर नियत वाकई सशक्तिकरण की होती तो आज हम संसद के भीतर बैठे होती, ठीक है। 2029 की किसी अनिश्चित तारीख के लिए महिलाएं इंतजार नहीं कर रही होती, पहली चीज है। और ये आज की बात नहीं है, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उस समय से इन चीजों को टाला जा रहा है, लगातार टाला गया और फिर मतलब आप 23 में टाल देते हैं, फिर 26 में आपाधापी करते हैं, फिर 29 में कोई और बहाना बना के टाल देंगे। और अगर बंधन की बात करें तो जो सरकार है, जो हमारी सत्ताधारी सरकार है, उसे मणिपुर की महिलाओं की वो आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? किसी हरियाणा में, किसी राजस्थान में जो लगातार रेप केसेस हो रहे हैं, जो रेप विक्टिम महिलाएं हैं, उनको जो है किसी और को ला करके उसको पेश कर दिया जाता है, या कहीं यूपी में कोई घटना हो रही है। तो बंधन तो हर क्षेत्र में होना चाहिए। अभी जो LPG गैस है, जिन 5 राज्यों में चुनाव है सर, उन राज्यों की को अगर आप छोड़ दें तो बाकी राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां महिलाएं गैस से अब जो है चूल्हे पे आ गई हैं, तो उन महिलाओं की फिक्र कौन करेगा? उनको बंधन कौन करेगा? जो बेटियां आए दिन रेप विक्टिम का शिकार हो जा रही हैं रेप की, ठीक है, और जिनकी शिक्षा इन सारी गुंडागर्दी और छेड़छाड़ में जो तमाम मामले हैं जिनमें महिलाओं को जो आगजनी जिनकी हो रही है उनको दबा दिया जाता है, उनको घर में बैठा दिया जाता है, तब बंधन कहाँ चला जाता है? और NCRP में तो आप क्राइम का ब्यौरा देख लीजिए, रिपोर्ट्स देख लीजिए क्या कह रही है। और जिन राज्यों में इनकी सरकार है वो सब क्राइम में सबसे ऊपर है, राजस्थान, हरियाणा, UP, MP, यही क्रम चल रहा है। तो ये वहां पे जाके पश्चिम बंगाल में जा करके क्या ब्यौरा दे रहे हैं कि ये उनपे जो जितनी भी जो रेप पीड़ित, बताइए ये कितनी गंदी राजनीति है कि रेप के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, बंधन हो रहा है, ये बंधन है, इसको बंधन कहते हैं। तो अगर आप देश के अगर देश के आप जागरूक नागरिक हैं तो कम से कम ये तो देखिए कि किस टाइम पे किस चीज को आप ला रहे हैं और उसका क्या मैसेज जा रहा है। और कम से कम जो लोग शिक्षित हैं वो तो अपने दिमाग को एक बार मनुप्रिया जी, ये तो सिक्के का एक पहलू और पक्ष है। दक्षिण भारत में खलबली मच चुकी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, दक्षिण भारत में तो खलबली मची ही है। और मैं इसमें ये आपसे जानना भी चाहती हूँ कि आप ये बताएं, परसीमन का भूत जो है वो दक्षिण भारतीय राज्यों को डरा रहा है। पहली चीज तो ये है कि ये परसीमन है क्या, और आपको नहीं लगता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है उनको इसकी सजा मिलेगी और सीटों के विस्तार से देश का संघीय ढांचा जो है वो कमजोर पड़ जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए मनुप्रिया जी, अभी दक्षिण भारत में जो खलबली मची हुई है और वहाँ के मुख्यमंत्री, विभिन्न एक्सपर्ट और विद्वान अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं, वो अभी लाजमी है, उनका गुस्सा भी लाजमी है, क्योंकि यह सवाल सिर्फ गिनती का नहीं है बल्कि भारत के भविष्य के नक्शे का है। क्योंकि दक्षिण भारत के जो भी राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि, उन्होंने दशकों तक केंद्र सरकार की नीतियों का बखूबी पालन किया, अपने वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में अधिक निवेश किया, जनसंख्या को कंट्रोल में रखा, परिवार नियोजन का पालन किया। और विडंबना यही है कि उनके इस सराहनीय कार्यों का बोनस और इनाम मिलने के बजाय उन्हें परिसीमन रूपी सज़ा मिल रही है। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अपना उग्र रूप दिखाया भी है और
धमकी भरे अंदाज में पूरे दक्षिण भारत को मिला करके 1960 और 70 के दशक वाली स्थिति को दोहराने का जिक्र भी किया है, क्योंकि 1965 और 70 के दशक में जो भाषाई आंदोलन उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हुआ था, वैसा ही नज़ारा आज भी देश की राजधानी देखेगी, ऐसा उनका कहना है। और रही बात परिसीमन की, तो हम आपको बता दें तो परिसीमन को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह से गांव में राशन का बंटवारा होता है। मसलन मान लीजिए कि 20 साल पहले किसी गांव में 100 लोग थे और सरकार ने उनको राशन वितरित करने के लिए एक कोटेदार की नियुक्ति कर दी थी, लेकिन समय के साथ विकास हुआ, जनसंख्या बढ़ गई और उस गांव की जनसंख्या 100 से बढ़कर 500 हो गई। तो अब 500 लोगों को राशन बांटना उस एक कोटेदार को कठिन, जटिल और उबाऊ भरा काम हो जा रहा है और 500 लोगों को वितरित करना और संभालना उसके लिए कठिन काम हो गया है और वह सबको बराबर रूप में राशन भी नहीं दे पा रहा है, विद्रोह अलग लग रहे हैं। अर्थात वहाँ कोटेदार की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। वही चीज़ यहाँ सरकार परिसीमन आयोग के माध्यम से बढ़ी हुई आबादी को देखते हुए उस गांव के लिए 3 या 4 हिस्सों में बांट करके और एक एक हिस्से में अलग अलग कोटेदार जोड़ दे, ताकि हर इंसान को उचित मात्रा में राशन मिल जाए और सबके साथ न्याय हो जाए, सबकी सुनवाई हो जाए। इसी तरीके से जब इसमें देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है और जैसा कि होना चाहिए कि 20 लाख या 30 लाख या आदर्श रूप में 25 लाख पर एक सांसद होने चाहिए, तो वह आंकड़ा बहुत बदल गया है। तो उसी के मद्देनज़र अब जो अभी 543 सीट है उसको अब 850 सीट करने का खेल चल रहा है। आप इसको गांव के कोटेदार के साथ साथ एक क्रिकेट के खेल के मैदान से भी समझ सकती हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में बाउंड्री की रस्सी कहाँ रखनी है, यह तय करना ही परिसीमन है। क्योंकि अगर एक तरफ दर्शक ज़्यादा शोर मचाते हैं, अर्थात अगर देश की आबादी किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे अभी उत्तर भारत में है, ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ सीमाओं और क्षेत्रों को बदलना आवश्यक और अनिवार्य हो गया है, ताकि क्रिकेट के खेल में खेल सुचारू तरीके से हो सके और देश के संदर्भ में जनसंख्या का हित आम आदमी का अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से संसद में योगदान निष्पक्ष और संतुलित तरीके से हो सके। अब दक्षिण भारत में जो खलबली है वह लाजमी है भी, क्योंकि जो 850 सीटों का गणितीय खेल और जादू चल रहा है, जिसके लिए संसद में गामागमी मची हुई है, हंगामा हो रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और बंगाल की ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार के इस कदम को नाकाम और नापाक कहते हुए देश के बंटवारे की बात कर रही हैं और इससे देश का जो संघीय ढांचा है वह कमज़ोर हो जाएगा। यह बिल्कुल ठीक बात लगती है और संघीय ढांचा और संघ में राज्यों का विश्वास कमज़ोर ही होगा और एक अलग तरह का विवाद और संघर्ष जन्म ले लेगा। क्योंकि यदि आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा तो इससे उत्तर भारत के राज्यों को बहुत अधिक सीटें मिल जाएंगी, अनुपातिक रूप में जितनी मिलनी चाहिए उससे भी ज़्यादा मिल जाएंगी, और दक्षिण भारत के राज्यों को अनुपातिक रूप से जितनी बढ़नी चाहिए उससे कम बढ़ेंगी।
तो इससे क्या होगा कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए पार्टियों को महज उत्तर भारत पर ही फोकस करने की आवश्यकता होगी और वो समीकरण बैठा लेंगे और सत्ता में हमेशा बने रहेंगे और परमानेंट जैसी स्थिति हो जाएगी। फिर दक्षिण के राज्य या नॉर्थ ईस्ट के राज्य अपना महत्व खो देंगे, उनकी बार्गेनिंग क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। उनके लिए नीति आयोग के माध्यम से और वित्त आयोग के माध्यम से जो विकास और फंड के बंटवारे होते हैं वो नहीं उचित मात्रा में मिल पाएंगे। उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होने लगेगा और यह शिकायत लाजमी है, क्योंकि 50 और 60 के दशक में भाषाई विवाद के संदर्भ में जो उभरा था वैसा ही कुछ आज भी दिखने लगेगा, या यूँ कहें कि उससे विकट रूप में दिखने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि इसको चाहे दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्री हो या अभी केंद्र में विपक्ष में बैठे राहुल गांधी जी या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी, हालांकि इन सब लोगों ने मिलकर के संयुक्त बयान भी दिया है और मोदी जी को इस पर विचार करने और रुकने की बात कही है, क्योंकि यदि राजनीतिक शक्ति का संतुलन सिर्फ एक तरफ अर्थात उत्तर भारत की तरफ झुका तो देश की जो हमारी योजना ऐसे नहीं होती। क्षेत्रीय आपको लगता अखंडता और होगा राष्ट्रीय लास्ट एकता मोमेंट का ऐसा कर दिया, लास्ट पहचान, मोमेंट ऐसा कर प्रतिष्ठा दिया। और सम्मान है, नहीं होता थी। वह धागा टूट जाएगा, बहुत डिटेल में कमजोर प्लान हो जाएगा। करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। लोगों का विश्वास कम हो जाएगा, राज्यों का विश्वास कम हो जाएगा, या वैश्विक मंचों पर भारत की जो एकता की शक्ति है, स्थिरता है और पहचान है वह धूमिल हो जाएगी। भारत बिखरता हुआ नजर आएगा और राहुल गांधी जी भी चीख चीख करके इस बात को कह रहे हैं कि महिला आरक्षण को अभी इस समय पेश करना और परिसीमन से जोड़ना असल में एक बड़ी समस्या को दूसरी बड़ी समस्या के पीछे छिपाने जैसा कदम होगा। दरअसल परिसीमन का जो समस्या अभी सामने दिख रहा है, वैसे तो परिसीमन की गतिविधियां बेहद अच्छे मंशा से होती हैं, लेकिन सरकार ने जो उसमें पेंच लगा दिया है कि परिसीमन आयोग जो नक्शा खींच देगा और धागा जहां पर एक बार सेट कर देगा उसमें फिर संशोधन नहीं हो सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। समस्या वहीं पर है, फिर राज्यों के पास कोई विकल्प ही नहीं बनेगा और जो एक बार केंद्र में बन गया उसकी सत्ता लगभग अस्थायित्व का रूप ले लेगी और अंततः वह राजतंत्र का रूप धारण कर लेगा। बेहतरीन विश्लेषण अष्टभुजा जी। तो दोस्तों, आज अंतर्दृष्टि के मंच पर हमने सत्ता की उन बारीकियों को टटोला जो अक्सर सुर्खियों के शोर में दब जाती है। हमने देखा कि कैसे बंधन के पीछे परिसीमन का जाल बुना गया है और कैसे हक की बातों को तारीखों की भेंट चढ़ा दिया गया है। साथियों, बिल पास हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, इमारतें नई बन जाएंगी, किंतु लोकतंत्र की रूह तभी सलामत रहेगी जब दक्षिण की तरक्की और उत्तर की आबादी दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगी, जब मणिपुर की चीख और दिल्ली की गूंज एक ही फ्रीक्वेंसी पर सुनाई देगी, जब प्रत्येक नागरिक अपने हक के प्रति जागरूक होगा, प्रत्येक मतदाता अपने मत के प्रति जागरूक होगा, अपने वोट के प्रति जागरूक होगा, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा, तभी बन पाएगा एक सुंदर और साकार लोकतंत्र। तो आज के अंक में बस इतना ही साथियों, मिलते हैं फिर किसी अगले अंक में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमारे लिए कोई सुझाव हो, कोई प्रशंसा हो तो अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और अगर ये प्रस्तुति पसंद आई हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। नमस्कार साथी।